Laterite soil. Laterite has been derived from a Latin word later, which means bricks. The laterite soil develops in area with high temperature and heavy rainfall. This is the result of intense leaching due to heavy rainfall. Humus content of this soil is low because most of the microorganism, particularly the decomposers like bacteria, gets destroyed due to high temperature. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that laterite soil basically हमको कौन से एरिया में मिलती है या where we can find it. So laterite soil are found in those area जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है and temperature भी बहुत ज़्यादा होता है. Getting we can find laterite soil in those area where the temperature is also very high as well as the rainfall is also very high, that is heavy rainfall and high temperature. Now ये soils के अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत लो होता है, बहुत कम होता है. एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न इज के बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होते हैं, द डिकम्पोजर्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे डाई बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, है ना. क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, द डिकम्पोजर्स डाई एंड ड्यू टू दैट रीज़न इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कम होता है. लेटेराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. दिस सॉइल आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम. After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nuts. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That इन सॉइल्स को, मतलब दैट इज लेटेराइट सॉइल को हम कल्टिवेबल सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स. गेटिंग प्रॉपर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज करके हम लेटेराइट सॉइल को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं. यहाँ पे एरियाज हमें दिए हुए हैं: कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड सम हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम. दिस आर द एरियाज, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम. दिस आर द रीजन्स जहाँ पे हमको लेटेराइट सॉइल मिलेगी. नेक्स्टली, प्रॉपर टेक्निक्स अडॉप्ट करने की वजह से हम कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु यहाँ पर लेटेराइट सॉइल को यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. क्लियर? एंड इसके अलावा हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला इन रीजन्स में कैश्यू क्रॉप्स ग्रो करते हैं इन दी लेटेराइट सॉइल. गेटिंग, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दैट लेटेराइट सॉइल उन एरियाज में मिलती है वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई एंड हैवी रेनफॉल. ये सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कम होता है. द रीज़न इज़ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर की वजह से द बैक्टीरियाज, स्पेशली द डीकम्पोजर्स, डाई. बट हम इस सॉइल को भी प्रोडक्टिव सॉइल बना सकते हैं अगर हम प्रॉपर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज़ करें तो. यहाँ पर हमें बताया है दैट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु यहाँ पर इस सॉइल को यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी. नेक्स्टली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला यहाँ पर हम लेटेराइट सॉइल को यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग द कैश्यू क्रॉप. मतलब इन शॉर्ट प्रॉपर फर्टिलाइज़र की वजह से हम लेटेराइट सॉइल को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं. नेक्स्ट आता है द एरिड सॉइल. एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lack humus and moisture. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? That arid soil रेड टू ब्राउन कलर्स में फाइंड होती है, डिफरेंट शेड्स में. नेक्स्टली, ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है इस सैंडी, है ना, वी कैन से वो दरिया का जैसा रहता है ना, रेती जैसा समथिंग कुछ इसका टेक्सचर रहता है. एंड इट इज़ सलाइन इन नेचर, दैट इज़ इसमें
सॉल्ट कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि इन एरियाज़ में क्लाइमेट ड्राई रहता है, दैट इज़ बारिश कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है, एंड इन सॉइल्स में ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो रहता है. The lower horizon of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downward. The conker layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. After proper irrigation, this soil become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. क्या बताया हुआ है यहाँ पे that कुछ areas में क्योंकि कैल्शियम कंटेंट इन सॉइल में ज़्यादा रहता है तो देर आर सम एरियाज जहाँ पे कंकर लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट लेयर जो वाटर है वो सॉइल के अंदर तक नहीं जा पाता. बट अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको इरिगेट करें तो देर आर चांसेस कि हम इसको भी कल्टिवेबल सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने वेस्टर्न राजस्थान में किया है. ओके, नेक्स्ट हमारी आती है अभी फॉरेस्ट सॉइल. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल. दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल. द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and salty in valley side and coarse grains in the upper slopes. In the snow-covered areas of the Himalaya, this soil experience denudation and are acidic with low humus content. This soils found in the lower part of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fans, are fertile. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ये डिफरेंट टाइप की होती है ऑन द बेसिस कि ये हमें कहाँ पर मिल रही है. दैट इज अगर वी कैन फाइंड, अगर वी आर गोइंग टू द माउंटेनियस एरिया तो वहाँ पर इस सॉइल का फर्टिलिटी एंड क्वालिटी अलग होगा. अगर वी आर गोइंग टू द रिवर एरिया तो वहाँ पर इसका क्वालिटी एंड फर्टिलिटी अलग होगा. अगर हम स्नो कवर्ड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसका फर्टिलिटी अलग होगा. गेटिंग, यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है दैट अगर आप अपर स्लोप्स में देखोगे तो इसके ग्रेन्स जो है दे आर कोरस ग्रेन्स, लेकिन अगर आप वैली साइड देखोगे तो इट इज़ मोर फर्टाइल. नेक्स्टली अगर स्नो कवर्ड एरिया में हम देखते हैं तो ये सॉइल की वजह, मतलब स्नो की वजह से इस सॉइल का अपर लेयर जो है वो वॉश हो जाता है. गेटिंग, मतलब स्नो एरिया में इरोजन ज़्यादा होता है. नेक्स्टली अगर आप रिवर साइड पर देखोगे तो यू कैन फाइंड दैट रिवर साइड पर ये सॉइल जो है वो फर्टाइल है. गेटिंग, फॉरेस्ट सॉइल अलग अलग होती है. बाकी सब जगह हमने क्या देखा दैट कॉमन फीचर्स होते हैं, कहीं पर भी मिले बट फीचर्स कॉमन रहेंगे. लेकिन फॉरेस्ट सॉइल जो है वो डिफरेंट होती है. क्यों, कैसे डिफरेंट होती है? ऑन द बेसिस कि हमें वो सॉइल कहाँ पर मिल रही है. इफ़ वी आर फाइंडिंग द सॉइल इन द वैली तो उसका क्वालिटी अलग होगा, फर्टिलिटी अलग होगा. स्नोई कवर्ड एरिया है तो वहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगा, दैट इज़ फर्टिलिटी फिर से कम होगी. अगर इरोजन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलिटी बहुत कम होगी. जैसे आप देख सकते हो स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, दिस सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, है ना, क्योंकि स्नो कवर्ड है, इरोजन होता है. ड्यू टू इरोजन इन सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत लो होता है. नेक्स्टली इसके बाद क्या बताया दैट इफ़ यू विल फाइंड द सॉइल ऑन द रिवर साइड तो रिवर साइड पे ये सॉइल फर्टाइल रहेंगी. क्लियर? सो फॉरेस्ट सॉइल डिपेंड करती है कि हमको कहाँ पर मिल रही है. गेटिंग, जहाँ पे हमें मिल रही है उसके बेसिस पर उसका फर्टिलिटी जो है वो अलग अलग रहेगा. सो बाय दिस हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. वी ऑल नो दैट ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हर चीज़ पोल्यूट होती जा रही है. गेटिंग, इन द सिमिलर मैनर हमारी एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता है. गेटिंग, ऐसा नहीं है कि नेचुरली सॉइल इरोजन नहीं होता, नेचुरली भी सॉइल इरोजन होता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है. ठीक, नेचर की वजह से अगर हो रहा है तो इट विल बी बैलेंस्ड. गेटिंग, अगर नेचर की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है
तो इट विल बी बैलेंस्ड बाय द नेचर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन हो, एंड वो सॉइल इरोजन नेचर भी बैलेंस नहीं कर पाता। एंड इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम सॉइल को कंजर्व करें, क्योंकि वी ऑल नो दैट सॉइल नहीं होगा तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, इफ़ फूड ग्रो नहीं होगा तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिट करें सो दैट सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, लेट्स सी क्या दिया है यहाँ पे। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब सॉइल का जो लेयर होता है, अपर लेयर, वो वॉश हो जाता है बाय एनीथिंग, है ना, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर सॉइल का अपर कवर वॉश अवे हो जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज द सॉइल इरोजन। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. क्या बोला है कि soil erosion and soil formation ये प्रोसेस नेचुरली चलते रहते हैं। एज आई टोल्ड यू ना कि अगर नेचुरली सॉइल इरोजन होगा तो इट विल बी बैलेंस्ड बाय नेचर। तो अगर नेचुरली सॉइल इरोजन होता है तो उसको कैसे बैलेंस करता है नेचर? बाय सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, while natural forces like wind, glacier, water lead to soil erosion. क्या बताया यहाँ पे? that human activities की वजह से भी soil erosion होता है। कौन सी activities? deforestation, trees को कट कर देते हैं, roots सॉइल को होल्ड नहीं कर पाती, तो जब बारिश आती है या हवा आती है तो सॉइल वॉश अवे हो जाती है। नेक्स्टली ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, दिस आर सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से इरोजन होता है। नॉट ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन, लेकिन नेचुरली भी इरोजन होता है। एंड नेचुरली कौन से वेज हैं? विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, दिस आर द 3 नेचुरल वेज जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। The running water cuts through clayey soil and makes deep channels as gullies. This land become unfit for cultivation and is known as bad land. आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली दिखाया हुआ है व्हाट इज़ गली इरोजन। आप देख सकते हो कि जब वाटर ये एरिया से पास हो रहा है एंड देन मतलब जब स्पीड से ये एरिया से वाटर जा रहा है तो क्या कर रहा है? इट इज़ मेकिंग क्या कह सकते हैं, एक डीप कट बना रहा है इन द लैंड। तो इस टाइप के इरोजन को हम क्या कहते हैं? गली इरोजन। नाउ इस वजह से लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अभी ऐसे टाइप के लैंड में हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो गली इरोजन लीड टू अनफिट लैंड, मतलब हम उस लैंड को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। ये एक टाइप का इरोजन था, दैट वाज द गली इरोजन। In the Chambal Basin, such erosions are called as ravines. Sometimes water flow as a sheet over large areas down a slope. In such case, the topsoil is washed away. This is called as sheet erosion. अभी यहाँ पे हमें कितने टाइप के इरोजन अभी तक बताए हैं? 2 टाइप के। एक इरोजन क्या होता है? जहाँ पर डीप चैनल्स बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज गली इरोजन। एंड दूसरा कौन सा होता है? जहाँ पर सॉइल का अपर लेयर वॉश हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शीट इरोजन। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट दिस इज गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है? डीप कट्स हो जाते हैं इन द लैंड, तो उसे हम क्या कहते हैं? गली इरोजन। सेकेंड टाइप का इरोजन कौन सा है? द इरोजन जिसमें अपर लेयर वॉश अवे हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट अगर इरोजन विंड की वजह से हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप, form channels
फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट इरोजन नेचुरली तो होता ही है, जैसे हमने ये देखा, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ इरोजन। शीट इरोजन नेचुरल है, विंड इरोजन नेचुरल है, बट इरोजन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है। जैसे यहाँ पे फार्मिंग के बारे में दिया हुआ है, दैट अगर हम फार्मिंग में प्रॉपर मेथड यूज़ नहीं करते तो इवन उसकी वजह से भी इरोजन होता है। आपने देखा रहेगा दैट बहुत बार फार्मर्स क्या करते हैं, वाटर डायरेक्टली उनके फील्ड्स तक पहुँचे, इसीलिए वो कैनल जैसा बना लेते हैं ना, गड्ढा जैसा खोदते हैं पूरा लाइन से, सो दैट वाटर डायरेक्टली सोर्स से उनके फील्ड तक पहुँचे। समथिंग देखो यहाँ पे जो फोटो में हमें दिया हुआ है, समथिंग कुछ ऐसा गड्ढा वो लोग लॉन्ग फॉर्म करते हैं ताकि वाटर सीधा उनके फील्ड तक पहुँचे। इवन दैट कॉजेज इरोजन, गेटिंग, इवन उसकी वजह से भी इरोजन होता है। ये तो हमने सॉइल इरोजन पढ़ा। नाउ वी विल सी कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वेज आपको दिए हुए हैं, ये सब वेज के फोटोज़ मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजूंगी तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसके लिए सिर्फ रीड करके देखते हैं हम। प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डिक्सिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर प्लोइंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस, टेरेस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, वेरी फर्स्ट थिंग हम काउंटर प्लोइंग कर सकते हैं। काउंटर प्लोइंग से क्या होगा, वाटर जो है वो सॉइल को वॉश नहीं कर पाएगा, गेटिंग, वाटर का फ्लो जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, एंड अगर वाटर का फ्लो स्लो डाउन होता है तो इरोजन भी नहीं होगा। नेक्स्टली हमें क्या बताया हुआ है, दैट हम स्टेप्स कट कर सकते हैं, दैट इज़ जो हिमालयन एरिया है, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर डायरेक्टली स्लोप से नीचे आता है, वाटर का फ्लो भी बहुत हाई रहता है। अगर वाटर का फ्लो ज़्यादा है तो इरोजन भी ज़्यादा होगा, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेप्स कट आउट कर सकते हैं। अगर हम स्टेप्स कट करेंगे तो वाटर का फ्लो जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड उसकी वजह से इरोजन कम होगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This break up the force of wind. This method is known as strip cropping. अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट जो बड़े फील्ड्स होते हैं वहाँ पर भी इरोजन होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप के बीच में ग्रास ग्रो कर सकते हैं, गेटिंग। अगर ग्रास ग्रो होगा तो ग्रास के जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़ लेंगे एंड वो रूट्स की वजह से इरोजन को हम स्टॉप कर पाएंगे। ऐसे टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in the western India. नेक्स्ट हमें क्या बताया हुआ है, दैट जो एरियाज़ है जहाँ पर लॉन्ग फील्ड्स है, जहाँ पर बीच में कुछ भी ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट्स प्लान कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होगा, ऐसे लाइन से हम ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं, गेटिंग। सो वो ट्रीज़ ग्रो रहेगी ना तो वो सॉइल को पकड़ लेगी, इरोजन नहीं होगा। अच्छा, वाई दे आर कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट, बिकॉज वो जो पैसेंजर्स है उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का भी वर्क करते हैं, मतलब वो दो वे में यूजफुल है। पहला, दे हेल्प्स टू कंट्रोल द इरोजन, है ना, जिन एरिया में डेजर्टिक एरियाज़ में जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं होते वहाँ पर हवा की वजह से इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, रोड के साइड्स पर या लॉन्ग फील्ड्स में हम लोग ट्रीज प्लांट कर सकते हैं लाइन से। सो वो ट्रीज को हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। क्लियर? सो दिस आर सर्टन वेज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।